बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएन टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 21 और शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स का पार्ट 2 और फाइनल पार्ट इंशाल्लाह हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। मैं थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी जो है ना साथ ही वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो साथ छोटे छोटे से देता रहता हूँ ताकि आपकी अच्छे से ग्रिप भी हो जाए। कोई क्वेश्चंस भी कर लेता हूँ ताकि जब तक पूछेंगे नहीं सवाल आपके जहन में बात आएगी नहीं। पिछली वीडियो को ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी, मैं आपको पहले ही बता दूं। पार्ट 1 के अंदर जितनी तफसीलात मुझे बतानी होती है ना वो पार्ट 1 में मैं बता देता हूँ। जितनी डिटेल्स होती हैं पार्ट 1 में बता देता हूँ। पार्ट 2 या 3 जो भी बाकी पार्ट बनते हैं उनके अंदर नहीं। तो पार्ट 1 को देखना लाजमी है, सारी डिटेल्स उसके अंदर होती हैं। अब तो हमें आगे बढ़ना है। अब तो हम जो है वो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के अंदर आपका पेज नंबर 41 है, पी ऑर्बिटल, इसकी तरफ चलते हैं। पी ऑर्बिटल, एक सिर्फ एस का फ़र्क था। अगर आप याद करें, इससे पहले वाला जो ऑर्बिटल था वो था एस ऑर्बिटल। यहाँ पर लिखा हुआ है पी ऑर्बिटल्स, एस लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पी सब शेल में ऑर्बिटल्स हैं, एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स हैं। कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं पी के अंदर। समझ में आ गई बात? कोई एक नक्शा इसका, ये हमारे पास पहला शेल है, ठीक है, ये शेल है, पहला शेल। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है और इसके अंदर जो सब शेल आते हैं वो कौन सा आता है? इसमें सब शेल जो आता है वो एस आता है और एस के अंदर ऑर्बिटल जो है वो कितने हैं? एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है, एक ही ऑर्बिटल है। और एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। तो शेल हो गया के, पहला शेल जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, उसके अंदर सब शेल कौन सा है? एस है सिर्फ, और उसमें ऑर्बिटल कितने हैं? एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास सब शेल है वो एल है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, इसमें 2 सब शेल हैं एस और पी। एस के अंदर एक ऑर्बिटल होता है और पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो टोटल अगर देखे जाएं तो एल शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हो गए? 4 ऑर्बिटल हो गए, 4 ऑर्बिटल हो गए, 4 ऑर्बिटल हो गए, ठीक है। 3 पी सब शेल के अंदर और एक एस सब शेल के अंदर, ठीक है। टोटल 4 ऑर्बिटल हमारे पास एल शेल में हो गए। अब टोटल इलेक्ट्रॉन अगर देखे जाएं तो आप समझ जाइए टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 4 ऑर्बिटल हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 जो हैं हमारे पास ऑर्बिटल हैं। तो आप कितने हो जाएंगे फिर? एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आएंगे एल शेल के अंदर। उसके बाद एम की तरफ चलते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका 3 है और इसके अंदर एस सब शेल है, पी सब शेल है और डी सब शेल है, ठीक है। एस के अंदर जो है वो एक ऑर्बिटल है और पी के अंदर 3 ऑर्बिटल है और डी के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं। तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए? 5 और 3 8 और 1 9 ऑर्बिटल इसके अंदर आ जाते हैं। अभी मैंने बताया एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो 9 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो आप कह सकते हैं कि एम शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 18 आएंगे। उसके बाद के एल एम एन शेल की तरफ चलते हैं। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। इसके अंदर जो सब शेल हैं वो एस है, पी है, डी है और एफ है। एन शेल के एस सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। एन शेल के पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। एन शेल के डी सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं और एन शेल के एफ सब शेल के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो टोटल देखें तो 7 और 5 कितने हो गए?
12, 12 और 3 15 और 1 16 ऑर्बिटल हैं। 16 ऑर्बिटल हैं किसके अंदर? n शेल के अंदर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? एक शेल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 16 ऑर्बिटल हैं, तो कितने हो गए? 32 इलेक्ट्रॉन टोटल जो है वो आएंगे n शेल के अंदर। ये सब जो है बार बार बताने का मकसद ताकि आप इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। अब चलते हैं p ऑर्बिटल्स की तरफ। अब ये p ऑर्बिटल यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि p ऑर्बिटल जो है वो कहाँ कहाँ मौजूद हैं। p ऑर्बिटल्स जो हैं वो l शेल में भी मौजूद हैं, ये रहा p ऑर्बिटल्स जो हैं वो p सब शेल में मौजूद हैं। तो पहले सब शेल को लोकेट करें, सब शेल कहाँ है, फिर उसके ऑर्बिटल्स की बात होगी। तो L जो शेल है इसके अंदर ये रहा P सब शेल और इसके अंदर 3 ऑर्बिटल मौजूद हैं, ठीक है। M जो शेल है इसके अंदर ये रहा P सब शेल, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। N जो शेल है इसके अंदर ये रहा P, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल मौजूद हैं। ये जो P सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, P सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं इनके नाम क्या क्या हैं? इसको हम कहते हैं Px, Py, Pz। ये तीनों ऑर्बिटल्स के नेम हैं। ये तीनों ऑर्बिटल्स कहाँ कौन से हैं? ये जो P सब शेल के अंदर हैं। क्लियर हो गई ये बात? अब इसकी डिटेल्स की तरफ चलते हैं कि ये जो ऑर्बिटल Px, Py और Pz जो P सब शेल में मौजूद हैं इनकी शेप कैसी है? क्योंकि देखें मेन चीज़ जो है ना शेप है। ऑर्बिटल है क्या? ऑर्बिटल स्पेस ही तो है ना। ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल रीजन ही तो है ना, इलाका ही तो है ना, ठीक है, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? तो यहाँ पर इसकी जो शेप है, अब पहले वाले की एस ऑर्बिटल की क्या शेप थी? स्फेरिकल थी। इसकी जो शेप है वो है डम्बेल। डम्बल कैसी होती है? बॉडी बिल्डर या वेट लिफ्टर होते हैं वो, देखें वो डम्बल इस तरह का होता है, इस तरह का, ये इस तरह का होता है, ठीक है, और इस तरह से उसको उठाते हैं और बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो इसको डम्बल कहा जाता है। तो इसी तरह की शेप होगी किसकी? इन तीनों ऑर्बिटल्स की। समझ आ गई बात? अब ये जो 3 ऑर्बिटल होंगे P सब शेल के अंदर, Px, Py, Pz, ये क्या है? नेम ऑफ ऑर्बिटल। ये बात मत भूलिएगा, ये हैं नेम्स ऑफ ऑर्बिटल्स फाउंड इन P सब शेल। ठीक है भाई। अब इनकी शेप कैसी है? शेप बता दिया गया है इसकी, डम्बल शेप्ड। आपकी बुक खोलें तो आपको इनकी शेप भी बाकायदा नज़र आएगी। कल की अहम तरीन जो बात, यानी कल से मतलब मेरा इसके पार्ट 1 की, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के पार्ट 1 की पिछली वीडियो, उसके अंदर जो मैंने ख़ास तौर पे आपको बात समझाई जो आपके लिए नई भी थी, मुश्किल भी थी, हो सकता है आपको 2 दफ़ा वीडियो देखनी पड़ी हो, बैक करके बार बार मेरी बात को सुनने और समझने की कोशिश आपने की हो। इसमें सारा इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट है। एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है? शेल में कहाँ पर मौजूद है? सब शेल में कहाँ पर मौजूद है? ऑर्बिटल के अंदर। लेकिन ख़ास बात जो समझाने वाली थी कि वो इलेक्ट्रॉन आपके तसव्वुर में है क्या, ये बात मैंने समझाई थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसा नहीं है जो कि एक बॉल हो सिर्फ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है वो दोहरी खुसूसियत रखता है, डुअल क्वालिटीज़ रखता है कि वो जो है वो पार्टिकल नेचर भी है उसकी और उसकी वेव नेचर भी है। इसीलिए और इलेक्ट्रॉन की जो वेव नेचर है वो उसकी पार्टिकल नेचर पे हावी है। तो वेव के असरात जो है वो हमें एक स्पेस की शक्ल में नज़र आते हैं। यही गोल स्पेस था जिसको हमने एस ऑर्बिटल का नाम दिया था। इसी में ये जो स्पेस है, इस तरह का स्पेस जो जनरेट हो रहा है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? ऑर्बिटल नाम दे रहे हैं। इस तरह का जो रीजन बन रहा है जिसको हम ऑर्बिटल नाम दे रहे हैं, इसी में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसी के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, जो कि अपनी पार्टिकल नेचर रखता है। बात समझ में आ रही है आपको? इसी स्पेस के अंदर अब हम एक और स्पेस, ये जो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ये तो एस ऑर्बिटल की थी ना, स्फेरिकल ऑर्बिटल की थी। अब पी के जो 3 ऑर्बिटल हैं
इनकी शेप कैसी होगी इन ऑर्बिटल्स की? क्या ये भी गोल स्पेस टाइप के होंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, इनकी शेप ऐसी होगी डंबल शेप की, ठीक है। और पिछली वीडियो के अंदर जो ख़ास बात एक और मैंने बताई थी, वो मैंने बताई थी कि आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। ये जो 6 डायरेक्शंस हैं ये 3 डायमेंशंस बनाती हैं। फॉरवर्ड, बैकवर्ड को आप लेंथ ले लीजिए, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड को आप विड्थ ले लीजिए या ब्रेड्थ ले लीजिए, और अपवर्ड, डाउनवर्ड को आप हाइट ले लीजिए। ये 3 डायमेंशंस हैं। ये 3 डायमेंशंस जो हैं मिल के क्या बनाती हैं? स्पेस बनाती हैं। जब हम स्पेस की बात करते हैं ना, तो स्पेस क्या है? स्पेस असल में लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और लेंथ का भी मैंने बताया फॉरवर्ड बैकवर्ड, ब्रेड्थ का भी मैंने बताया लेफ्टवर्ड राइटवर्ड, हाइट का मैंने अभी बताया अपवर्ड डाउनवर्ड। इसी स्पेस को, इसको हम 3D भी कहते हैं। 3D ये समझना बहुत ज़रूरी है। 3D मतलब 3 डायमेंशंस, ठीक है। हमारी कायनात में हर वजूद जो है वो 3 सिमतों में 3 डायमेंशंस में बिखरा हुआ है। मेरी बॉडी भी जो है वो लंबाई में बिखरी हुई है, चौड़ाई में बिखरी हुई है और ऊंचाई में बिखरी हुई है। इसी को 3D कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्पेस आपको बताए जा रहे हैं, जिनको हम ऑर्बिटल का नाम दे रहे हैं, स्फेरिकल ऑर्बिटल या एस ऑर्बिटल, ये क्या है? ये स्पेस है। अब मैं स्पेस का वर्ड इस ऑर्बिटल के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऑर्बिटल के लिए स्पेस का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप समझ जाइए कि ये 3D होगा, 3 डायमेंशंस में बिखरा हुआ स्पेस। एस ऑर्बिटल जो है वो 3 डायमेंशंस में बिखरा हुआ वो स्पेस है जो कि गोल है। समझ में आ गई बात? अब ये जो ऑर्बिटल हैं px, py, pz, ये जो स्पेस है ये डंबल शेप्ड है। अब ये तो मैंने डंबल ऐसे बनाया था, अब डंबल ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये 3 डंबल शेप्ड ऑर्बिटल होंगे। 3 डंबल शेप्ड जो है वो ऑर्बिटल होंगे। 3 डंबल शेप्ड जो हैं वो ये ऑर्बिटल होंगे इस तरह के। इस तरह के 3 डंबल शेप्ड जो है ये ऑर्बिटल होंगे। आपको याद है ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन या डायरेक्शन के लिए हमारे पास एक क्वांटम नंबर है जिसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। याद है आपको? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको यही बताता है कि एक ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन या डायरेक्शन जो है स्पेस में किस तरफ है। मिसाल के तौर पर अगर ये ऑर्बिटल है, ठीक है, तो ये स्पेस में इसकी डायरेक्शन इस तरह से है या 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 इस तरह से है। देखें, बात को समझें। जब हम ओरिएंटेशन या डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जहन में क्या आएगा? हमारे जहन में ये 6 डायरेक्शंस आएंगी, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। या इन्हीं से मिल के जो 3 पेयर बनते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये हमारे जहन में फ़ौरन बात आएगी जब हम जो है वो इसकी बात करेंगे, इसकी ओरिएंटेशन की। यूँ हम अपने इमेजिन में देखेंगे कि ये जो डंबल शेप्ड जो है वो एक ऑर्बिटल है, तो इसका रुख जो है, इसकी ओरिएंटेशन जो है वो कहाँ पर है? वो लंबाई में है, वो चौड़ाई में है या वो ऊंचाई में है? बात समझ में आ रही है बात? फिर पिछली वीडियो में एक और मैंने इस चीज़ को एक और तरीके से बताया था आपको। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस को लंबाई कहते हैं, वाई एक्सिस को चौड़ाई कहते हैं और जेड एक्सिस को ऊंचाई कहते हैं। यही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस असल में 3 डायमेंशंस हैं जिसको हम 3D कहते हैं। समझ में आ रही है बात? तो एक चीज़ को मैंने कई तरह से आपको एक्सप्लेन किया है ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि जब हम ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं, तो ऑर्बिटल जो है वो असल में क्या है? वो स्पेस है। और जब हम स्पेस की बात कर रहे हैं तो यकीनन ये स्पेस 3D है। और जब हम 3D की बात कर रहे हैं तो अल्टीमेटली ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट है, क्योंकि स्पेस जो है वो 3 डायमेंशंस में बिखरा हुआ है। और अगर ऑर्बिटल स्पेस है तो यकीनन ये भी ऑर्बिटल भी 3 डायमेंशंस में बिखरा हुआ है। ऑर्बिटल की लंबाई भी है, ऑर्बिटल की चौड़ाई भी है और ऑर्बिटल की ऊंचाई भी है। और इसी सब को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस आपको नज़र आते हैं ना, ये वाले, ये मैं बनाता हूँ। ये देखें, ये जो आपको नज़र आता है ये क्या है? ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है,
और ये जो है वो वाई एक्सिस है, और ये जो है वो जेड एक्सिस है। मैंने यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस का नाम दिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन है इसको मैंने वाई एक्सिस का नाम दिया है। हकीकतन ये वर्टिकल लाइन नहीं है, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन नहीं है। इसके लिए एक और मैं चीज़ आपको दिखाता हूँ। सारा गेम जो है वो इमेजिनेशन का है। ये देखें, ये और ये, अब यहाँ पर ये क्या है? आप कहेंगे कि सर इसमें से एक तो लंबाई है, एक चौड़ाई है। ये क्या है? ये ऊंचाई है, ये हाइट है। हाइट की बात आ गई ना। ये देखें, ये लंबाई हो गई, लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, ठीक है, ये ब्रेड्थ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई। ये आपकी मर्जी है। अच्छा, ये भी मैं क्लियर कर दूं, ये आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी है आप किसको लेंथ बोलते हैं, किसको ब्रेड्थ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, मैंने इसको एक्स एक्सिस लिया है, ठीक है। आप चाहें तो इसको वाई एक्सिस ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसको मैंने वाई एक्सिस लिया है, आप चाहें तो इसको एक्स एक्सिस ले लें। लेकिन एक्स एक्सिस जो है वो आपको लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, बस ये मत भूलिएगा। और वाई एक्सिस जो है वो आपको ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट करता है, चौड़ाई को रिप्रेजेंट करता है। और ये जेड एक्सिस जो है ये हाइट को रिप्रेजेंट करता है, हाइट को। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और ये हाइट है। अब मेरे पास तीसरा मार्कर नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और तीसरा मार्कर अगर होता तो मैं दिखाता ये ऊंचाई भी हो गई। इसी को हम जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, ये लंबाई हो गई, फिर मैंने क्या कहा था, ये लंबाई हो गई, और ये इसके साथ ये चौड़ाई हो गई, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि बोर्ड पे मैं इस तरह से नहीं बना सकता। मेरे बोर्ड पे जब बनाऊंगा ना, तो ये जो मैं इसको लंबाई लेंथ कह रहा हूँ और इसको चौड़ाई कह रहा हूँ, विड्थ कह रहा हूँ, तो मैं बोर्ड की तरफ आऊँगा तो मैं लेंथ को एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करूँगा। और जब मैं विड्थ को रिप्रेजेंट करूँगा तो ये आपको बज़ाहिर ऐसा लगेगा जैसे ये तो सर ने हाइट बनाई है, ये तो सर ने हाइट बनाई है। ऐसी बात नहीं है। ये बोर्ड जो है वो 2D है, इसमें लंबाई है और चौड़ाई है सिर्फ, बस। इसमें लंबाई है और चौड़ाई है, इसमें लेंथ है और ब्रेड्थ है। डेफिनेटली जो लाइंस खींचूंगा वो भी लंबाई में और चौड़ाई में ही जाएंगी, ठीक है। हाइट में तो जा नहीं सकती। तो हाइट जो है वो ये लेंथ, ब्रेड्थ और ये हाइट हो गई। तो यहाँ पर हाइट को बनाना मुमकिन नहीं है, तीसरी डायमेंशन को बनाना मुमकिन नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि ये बोर्ड जो है ये बोर्ड 2D है, ये बोर्ड 3D नहीं है, ठीक है। इसमें लंबाई है और चौड़ाई है। अब 3D को, थर्ड डायमेंशन को, हाइट को मुझे बनाने के लिए किस चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा? इसका लेना पड़ेगा, ये, ठीक है। ये जेड एक्सिस हो गया हाइट, ये क्रॉस में जो जा रही है। और ये क्रॉस में जाने वाली असल में क्या है? ये हाइट है, ये हाइट है। एक इसमें क्या हो गई? लंबाई, दूसरी चौड़ाई, तीसरी ऊंचाई, यानी कि हाइट हो गई। बात समझ में आ गई? इस पर मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। अगर और डिटेल में आप देखना चाहते हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को समझे बगैर, डायमेंशंस को समझे बगैर आपके लिए बड़ा मुश्किल है साइंस की दुनिया में आगे बढ़ना। तो इसके लिए अलग से मैंने जो है वो वीडियो बनाई हुई है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वेक्टर्स की अगर आप बात करते हैं ना, वेक्टर्स में आपको उलझन, परेशानी क्यों होती है समझने में? इसीलिए क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इसके ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप नहीं होती। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखिए यूट्यूब के ऊपर, बाय रटना नहीं समझना है, वीडियो आ जाएगी वो देखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो है बाय रटना नहीं समझना है वो लिखिए, वो वीडियो भी आ जाएगी। ये दो वीडियो तो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं, तब जाके आपका जहन खुलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा चलते हैं। तो ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये तीन डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और स्पेस के अंदर, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्पेस के अंदर जो है हमारे पास, स्पेस के अंदर जब हम स्पेस की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट वे में हम इन तीन डायमेंशंस की ही बात कर रहे हैं, 3D की। ये जो डंबल शेप्ड है ये भी 3D है, ये डंबल है ये भी 3D है, ये डंबल शेप्ड ऑर्बिटल है ये भी 3D है। लेकिन आप देखें कि तीनों का रुख एक ही है, ये। तो ऐसी बात नहीं है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसका अलग है। तो एक का रुख ऐसा होगा, एक की ओरिएंटेशन ऐसी होगी, तो दूसरे की हो सकता है ऐसी हो, तीसरे की हो सकता है ऐसी हो। समझ में आ गई बात? तो इनका रुख अलग अलग होगा, इनका रुख अलग अलग होगा। ये जो
ऑर्बिटल है, इसको हम पी एक्स का नाम देते हैं अगर, तो पी एक्स से क्या मतलब है, पी एक्स से यही मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टली, इसकी डायरेक्शन, इसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है। अगर मैं इसको पी वाई कहता हूँ तो ये बात गलत हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो अभी जो नज़र आ रही है वो हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सेस वाली नज़र आ रही है। तो इसके लिए फिर मुझे इसको ऐसे नहीं रखना पड़ेगा, इसके लिए फिर मुझे इसको ऐसे रखना पड़ेगा, यूँ, ये जैसे कि यहाँ मैंने ये वाई एक्सिस बनाया है, ये पी वाई ऑर्बिटल हो गया। अब इसकी तरफ चलते हैं, कौन सा, ये पी जेड ऑर्बिटल है, ये पी जेड ऑर्बिटल है। अब समझ जाइए, एक्स एक्सिस मतलब जो हॉरिजॉन्टल है, जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस मतलब पी वाई का मतलब जो वर्टिकल है, यानी कि वाई एक्सिस है, यानी कि चौड़ाई है, ब्रेड्थ है। और अगर हम जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं तो ये हाइट वाली बात आ गई, हाइट वाली बात आ गई, तीसरी डायमेंशन की बात आ गई। तो ये इस तरह से नहीं बनेगा। जेड एक्सिस मैंने कैसे बनाया, ये देखिए यूँ, तो इसकी डायरेक्शन भी ऐसी टिल्ट होगी, टेढ़ी होगी। इसको भी मैं सही कर देता हूँ, ये डंबल शेप्ड जो है वो इस तरह से बनेगा, ये क्रॉस में इस तरह से, ये पी जेड। तो ये तीन ऑर्बिटल्स जो हैं इस तरह के, ठीक है। आप चाहें तो इसको देखें, मैं यूं भी बना सकता हूं। अब मैंने जब इसको बना दिया, अब मैं इसको यूं कर सकता हूं, ये और ये, देख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया, ये डंबल आ गया। इसकी तरफ देखें तो इसमें भी मैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना सकता हूँ, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है भाई। और अगर इसकी तरफ जाऊँ तो इसको भी मैं ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जो है वो जेड एक्सिस हो जाएगा। ये ड्राइंग्स आपको बनानी पड़ेंगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ड्राइंग्स जो है वो आपको बनानी पड़ेंगी। अच्छी आप पढ़ना चाहते हैं, ग्रिप करना चाहते हैं, एंट्री टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, रटने वाले बच्चे नहीं हैं, तो फिर इन सब को जैसे बोल रहा हूँ वैसे आपको करना पड़ेगा। ये तीनों हमारे पास पी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। इनकी शेप की भी बात हो गई। अच्छा, यहाँ आपकी बुक के अंदर थोड़ा सा चेंज किया गया है, थोड़ा सा देखें, बात को ज़रा समझिएगा। मैंने एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लिया है, ये वाई एक्सिस को मैंने ऐसे लिया है, ठीक है, और जेड एक्सिस को मैंने ऐसे लिया है। अब आपकी बुक की तरफ चलते हैं, यहाँ पर इन्होंने कैसे लिया है, ठीक है। पेज नंबर 42 पे देखें तो आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी, तीन पिक्चर्स जो हैं ये देखें, ये रही वो तीन पिक्चर्स। इसमें जो है पहली पिक्चर अगर आप देखेंगे पी एक्स वाली, तो पी एक्स वाली जो मैंने पी एक्स बनाया है वो तो सही है, ओके है, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है भाई। और उसके बाद हमारे पास जो दूसरी पिक्चर आती है यहाँ पे, कौन सी वाली, दूसरी पिक्चर हमारे पास वाई एक्सिस वाली आती है। तो वाई एक्सिस वाली मैंने ऐसी बनाई है, इन्होंने कैसी बनाई है, वाई एक्सिस ऐसी बनाई है, इन्होंने कैसे बनाई है, वाई एक्सिस ऐसी बनाई है, मैंने इसको जेड एक्सिस रखा है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यह आपकी अपनी मर्जी है कि आप एक्स एक्सिस में किसको लेते हैं, वाई एक्सिस में किसको लेते हैं, जेड एक्सिस में किसको लेते हैं। नॉर्मली जो है ये जो तीन डायमेंशंस हैं, तो एक्स एक्सिस को इस तरह हॉरिजॉन्टली लिया जाता है, वाई एक्सिस को इस तरह लिया जाता है और जेड एक्सिस को इस तरह लिया जाता है। आपकी बुक के अंदर चेंज है, वो भी मैं भी ड्राइंग बना के आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कैसा मौजूद है। तीनों डंबल्स की पोजीशन में अभी आपको बताता हूँ, तीनों ऑर्बिटल्स की पी एक्स पी वाई पी जेड की पोजीशन में आपको अभी बताता हूँ इसके अंदर। ये देखिए, आपकी बुक के मुताबिक है। लेक्चर को नोट करें, इन सारी ड्राइंग्स को जो है ना वो आप बनाएं अभी लेक्चर के, अभी रजिस्टर के ऊपर। अभी हमारे पास ये देखें, पहला वाला तो बिल्कुल सही है, ये मैंने एक्स एक्सिस बनाया है यहाँ पर, इसमें भी एक्स एक्सिस ही है, नज़र आ रहा है ना, देखें जो बुक में लिखा हुआ है ना, मैं उसके मुताबिक चल रहा हूँ, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये जो है उसने मैंने क्या रखा था, वाई एक्सिस, इसने इसको जेड रखा है, और इसको जो है इसने क्या रखा है, इसने वाई रखा है। और इसके अंदर जो है वो ये आपका पी ऑर्बिटल, पी एक्स ऑर्बिटल जो है वो ये इस तरह से ही आ गया, पी एक्स ऑर्बिटल जो है वो इस तरह से आ गया। ये जो आपको ऑर्बिटल की, डंबल शेप्ड ऑर्बिटल की ये जो शेप नज़र आ रही है, एक ये वाला, ये जो दो आर्म है, एक आर्म जो है वो ये है, ठीक है, दूसरा आर्म जो है वो ये है। तो ये जो एक आर्म है इसको लॉब कहा जाता है। तो यहाँ पर एक लॉब ये रही, इसकी एक पार्ट ये रहा, दूसरी लॉब जो है इस ऑर्बिटल की ये रही, दो लॉब्स हैं। अगर आप देखें तो एक लॉब जो है वो नेगेटिव है और दूसरी लॉब जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, ये दो लॉब्स हो गई।
दो लॉब्स जहाँ पर मिल रही हैं, दो लॉब्स जहाँ पर मिल रही हैं, वो पॉइंट कौन सा है? ये देखें, एक लॉब यहाँ से यहाँ पर और ये दूसरी लॉब है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर दोनों लॉब्स जो हैं आपस में मिल रही हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को जहाँ पर दो लॉब्स जो हैं ऑर्बिटल की मिलती हैं, इसको हम कहते हैं नोडल प्लेन। नोडल प्लेन, याद रहे, नोडल प्लेन जो है वो जगह है, वो पॉइंट है जहाँ पर दो लॉब्स जो हैं मिल रही हैं आपस में। एंट्री टेस्ट में और एमसीक्यूज़ में ये ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ एक पॉइंट है, स्पेस नहीं है, ये एक पॉइंट है। नोडल प्लेन जो है वो एक क्या है? पॉइंट है, वेयर टू लॉब्स मीट। समझ आ रही है बात? जहाँ पर दो लॉब्स जो हैं वो मिलती हैं, वो पॉइंट जहाँ पर दो लॉब्स जो हैं वो मिलती हैं, तो ये पॉइंट है। पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? पॉइंट को हम कहते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ये बात ज़रा समझिएगा। पॉइंट जो है ज्योमेट्री में अगर आप देखें ना, ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट है, लाइन है, ठीक है, प्लेन है, तो इसके अंदर पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? पॉइंट को हम कहते हैं डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस। आपकी कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सब की सब 3D हैं, मानते हैं ना इस बात को? अभी मैंने बताया, मैं हूँ, आप हैं, ये बोर्ड है, सबका सब 3D है। सब चीज़ों का वजूद जो है वो 3 डायमेंशंस में बिखरा हुआ है, लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में। इन्हीं को हम डायमेंशंस कहते हैं। पॉइंट को कहा जा रहा है कि पॉइंट क्या होता है? ये पॉइंट डायमेंशन लेस होता है, मतलब इसकी ना तो लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज़ होती, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसकी डायमेंशन तो होगी, उसकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। समझ में आ गई बात? अगर हम कह रहे हैं कि ये चीज़ जो है वो डायमेंशन लेस है, इसका मतलब वो चीज़ वजूद ही नहीं रखती। तो पॉइंट को इसीलिए डायमेंशन लेस कहा जाता है। नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो हाइट। तो ये जो इसको कह रहे हैं पॉइंट, ये वो पॉइंट जहाँ पर दो लॉब्स जो है वो मिल रही हैं, तो इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? नोडल प्लेन। तो जब यहाँ पर और डायमेंशंस, तीनों डायमेंशंस को, लंबाई को, चौड़ाई को, ऊंचाई को, हम स्पेस भी तो कहते हैं, याद है ना आपको? स्पेस भी तो कहते हैं। तो लिटरली जब हम ये बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट है, ये डायमेंशन लेस है, यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी नहीं है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट कुछ भी नहीं है, इसका मतलब नो स्पेस, नो स्पेस एट ऑल, कोई स्पेस ही नहीं है। ऑर्बिटल को स्पेस ही तो कहते हैं हम। ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल्स क्या हैं? ये स्पेस ही तो है, 3D स्पेस, 3D स्पेस ही तो है। पॉइंट का मतलब ये है कि डायमेंशन लेस, कोई स्पेस नहीं है, कोई लेंथ नहीं है, कोई ब्रेड्थ नहीं है, कोई हाइट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो ऑर्बिटल ही नहीं है, वो ऑर्बिटल ही नहीं है। अगर वो ऑर्बिटल ही नहीं है, ये जो पॉइंट है, ये नुक्ता है, इन p ऑर्बिटल्स का ये जगह, अगर यहाँ पर कोई ऑर्बिटल ही नहीं है, ऑर्बिटल का कोई हिस्सा भी नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो लिटरली यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा? नामुमकिन बात है भाई। इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में होता है, और ऑर्बिटल्स जहाँ दोनों ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल के दोनों लॉब्स जहाँ मिल रहे हैं, उस जगह पर कुछ भी नहीं है, स्पेस ही नहीं है, मतलब ऑर्बिटल ही नहीं है, खाली, नथिंग। तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा? नहीं। तो नोडल प्लेन वो पॉइंट जहाँ पर दो लॉब्स जो हैं वो मिल रही होती हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग की 0 होती है। ये एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आते हैं, जहन नशीन कर लीजिए। तो एक तो पिक्चर इन्होंने ये बनाई है, ये जो मैंने बना दी यहाँ पर, ये वाली, ठीक है। दूसरी पिक्चर में चलता हूँ अभी। दूसरी पिक्चर जो आपकी बुक में बनी हुई है, वहाँ पर देखते हैं दूसरी पिक्चर जो है वो कौन सी है। दूसरी पिक्चर हमारे पास ये है, ये दूसरी पिक्चर क्या है हमारे पास? ये है Z और X आपकी बुक के मुताबिक। ये देखें यहाँ पर इसने किसको, मैंने इसको Z एक्सिस बनाया था ना, इसने Y एक्सिस इसको रखा है, और ये देखें यहाँ पर Y एक्सिस में, और मैंने Y एक्सिस में ही इस तरह से इसको रखा था, Y एक्सिस में ही मैंने इस तरह से इसको रखा था। ये कौन सा था? पी वाई ऑर्बिटल, इस तरह से। लेकिन इसने जब Y एक्सिस ही इसको यूँ रखा है, तो इसको पी वाई को भी इसने इस तरह से रखा है। समझ में आ रही है बात? पी वाई को भी इसने इस तरह से रखा है, ये रहा। और इसके भी दो लोब्स हैं, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको इस तरह से रख लें, ठीक है।
तो ये y हो गया यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद आपकी बुक के अंदर जो तीसरा है हमारे पास ऑर्बिटल जो है वो तीसरा है, यहाँ पर तीसरा जो ऑर्बिटल है हमारे पास, तीसरा जो हमारे पास ऑर्बिटल, ये इस तरह से, ये तीसरा ऑर्बिटल हो गया। समझ में आ गई बात। यहाँ पर ये इसने y रखा है, ये इसने z रखा है और ये इसने x रखा है। समझ में आ गई बात। ये तीसरा ऑर्बिटल हो गया, ये माइनस है ये प्लस है। और कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपके d ऑर्बिटल में नहीं है, p ऑर्बिटल में नहीं है। px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल की भी बात हो गई, ठीक है। अब जो d ऑर्बिटल है उसको इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतना ही काफ़ी है अभी। आप इसको ड्राइंग बनाएं, प्रैक्टिस करें, ठीक है। और वो जो 2 वीडियो मैंने बताई हैं उनको लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। वे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।